नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू टॉपिक और वो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे आज थार का मरुस्थल, जो राजस्थान का पश्चिमी छोर है उसके बारे में, थार का मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। वो भी ट्रिक सहित पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए और साथ साथ में अपने मित्रों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे वो थार मरुस्थल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का घंटा प्रेस भी कर देना। तो हम सबसे पहले सामान्य जानकारी के पढ़ते हैं। तो सामान्य जानकारी के रूप में हम पढ़ें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो काफ़ी अधिक होने के कारण इसका धरातल सर्वत्र समान नहीं है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है और वो क्षेत्रफल संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी डायग्राम में जो देख रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान का ये जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से इसका जो धरातल ये भाग है वो सर्वत्र यानी सभी जगह समान नहीं है, यानी असमान रूप में है। कहीं पर समतल है तो कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पठार भी मिलेगा आपको। एक समान पर्वत श्रृंखला के रूप में है वो नहीं है, एक समान समतल नहीं है, मैदान के रूप में भी नहीं है, एक समान पठार के रूप में नहीं। यानी अनेक विविधताएं पाई जाती है राजस्थान के धरातल पर। और ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है भारत की। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष भी माना जाता है। यानी राजस्थान है वो विश्व के प्राचीनतम भूखंड अवशेष जैसे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और टेथिस महासागर का अवशेष इनको माना जाता है। जो पश्चिमी जो हम मरुस्थल के रूप में पढ़ेंगे, ये जो भाग है पश्चिमी मरुस्थल, ये टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। अनेक नदियों के द्वारा यहाँ पर लाई गई जो मिट्टी थी वो जमा कर दी गई थी, जो निक्षेप कर दिया गया था, जिससे एक मैदान के रूप में। और ये जो पूर्वी भाग आपको दिखाई दे रहा है, पूर्वी मैदानी भाग, ये भी नवीनतम मृदा से निर्मित हुआ है। तो ये जो मैदान है यानी पश्चिमी मरुस्थल है वो नवीनतम भूखंड के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीनतम भूखंडों का एक अवशेष के रूप में है। प्राचीन काल में विश्व दो भूखंडों अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में विभक्त था। यानी जो संपूर्ण जो भूखंड था उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और जो मध्य का जो भाग था यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो बीच का भूखंड था उसको टेथिस महासागर कहा गया था, जो निम्न भाग था जिसमें जल ये राशि समाहित थी, इसलिए वो टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भाग टेथिस महासागर का ही अवशेष माना जाता है। अभी बताया था पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी जो भाग है वो टेथिस महासागर के भाग है वो माने जाते हैं। पश्चिम में थार का मरुस्थल है, यानी राजस्थान के हम पश्चिमी छोर पर जाएंगे और आज का यही हमारा टॉपिक रहेगा, थार का मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिमी छोर पर मौजूद है। इसके बाद में हम पढ़ें तो वो है पश्चिमी रेतीला मैदान या थार के मरुस्थल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और नए आंकड़े हम इसके साथ में लेके आएंगे। तो आप जाइएगा नहीं, यहाँ पर वीडियो में बने रहें, लास्ट तक एंड तक देखें। मैं ट्रिक सहित आपको बहुत संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक यानी पश्चिम थार का मरुस्थल स्थित है। यानी ये जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है, राजस्थानी भारत का हिस्सा है, जो पंजाब है, राजस्थान और गुजरात जो मौजूद है। और राजस्थान की अगर बात करें तो ये पश्चिमी छोर से लेकर के उसके बाद में ये अरावली है जो
राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। तो इसका जो ये पश्चिमी भाग है तो यहाँ तक थार का मरुस्थल की स्थिति पाई जाती है। और थार के मरुस्थल है वो 85% भाग है वो भारत में स्थित है और 15% भाग पाकिस्तान में मौजूद रहता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग पर विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि विश्व का सबसे धनाढ्य मरुस्थल किसको कहा जाता है, तो वो हमारा थार का मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अन्य मरुस्थलों से हम तुलना करें, सहारा की ले लो, कालाहारी का ले लो, अटाकामा मरुस्थल की ले लो, गोबी मरुस्थल की ले लो, अरब मरुस्थल की ले लो, तो उनकी तुलना में यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। उनकी तुलना में सर्वाधिक पशु घनत्व भी सबसे अधिक यहाँ पर पाया जाता है। उन मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है, तो वो अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक है। खनिजों की विविधता है, यहाँ पर सर्वाधिक खनिज है पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे पाया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो आपको यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में जो थार का मरुस्थल है यहाँ पर सबसे अधिक मिलेगी अन्य मरुस्थलों की तुलना में। कृषि की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। जो वर्षा ऋतु में कृषि करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। सिंचाई के साधन की बात करें तो यहाँ पर नहर के द्वारा, जो इंदिरा गांधी नहर है उनके द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उसके साथ में कुएं व नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है और जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्भर रहती है। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, इस कारण इसको धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो यानी हर तरह में अन्य मरुस्थलों की तुलना में ये थार का मरुस्थल है जो अपना मरुस्थल है जो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में हम रोचक तथ्य भी पढ़ेंगे। तो रोचक तथ्य में हम पढ़ते हैं कि थार का जो मरुस्थल है उसमें भौतिक भाग के रूप में पढ़ें या क्षेत्रफल के रूप में पढ़ें, उनकी जनसंख्या के रूप में पढ़ें, या उसका किसका अवशेष है, किस युग में ये निर्मित हुआ था और निर्माण क्रम में किस तरह से हुआ था, तो वो हम एक एक रूप में पढ़ेंगे। तो भौतिक भाग है, इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। तो भौतिक भाग के रूप में हम मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो वो 61.11% भूभाग पर स्थापित है। राजस्थान के 61.11% भूभाग पर विस्तारित हैं। जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या पश्चिमी थार के मरुस्थल में, यानी संपूर्ण राजस्थान की 40% जो जनसंख्या है वो पश्चिमी थार के मरुस्थल में मौजूद है। अवशेष की बात करें तो वो टेथिस महासागर का भी हमने पीछे जिक्र किया था। टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है इसको, जो प्राचीनतम भूखंड के रूप में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्यवर्ती जो भाग था टेथिस महासागर के रूप में हम पढ़ते हैं। युग की बात करें तो प्लेस्टोसीन युग में निर्मित हुआ था। जो प्लेस्टोसीन युग में क्या हुआ था कि पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी तो वो एक हिम के रूप में थी। तो हिम के रूप में थी, जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल पर तापमान बढ़ता गया, जैसे जैसे हिम पिघलती गई, वैसे वैसे भूखंडों का निर्माण है वो होता गया। तो यानी अगर युग की बात करें तो प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। निर्माण क्रम था तो वो चौथे निर्माण क्रम में हुआ था। प्रथम निर्माण क्रम में महाद्वीप है, महासागर है, इनका निर्माण हुआ था। तो इसी तरह से चौथे निर्माण क्रम में ये थार का मरुस्थल है, इसका निर्माण हुआ था। यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। आप ये लाइन पढ़ेंगे कि विश्व का ये सबसे नवीनतम मरुस्थल है, क्योंकि प्लेस्टोसीन युग में निर्मित हुआ था इसलिए नवीनतम है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है।
ठीक है। तो यानी नवीनतम मरुस्थल है और नवीनतम मरुस्थल होने की वजह से इसे युवा मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, युवा मरुस्थल कहा जाता है। प्लेस्टोसीन युग के बारे में हमने 3 जानकारियां लेके आया हूं। यह चतुर्थ कल्प का एक भूवैज्ञानिक युग है जो लगभग 26 लाख वर्ष से 11,700 वर्ष पहले तक रहा था। यानी आज से 26 लाख वर्ष से लेकर के 11,700 वर्ष पूर्व का समय था, उस समय इसका निर्माण हुआ था। 2 नंबर, इस समय बार बार हिमयुग आए और पृथ्वी के कई भौगोलिक रूप बदले थे। यानी अनेक हैं अलग अलग तरह के हिमयुग, यानी बर्फीले जो क्षेत्र थे या बर्फ युग कह सकते हैं, हिमयुग कह सकते हैं, तो वो आए थे और वो क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तित हो गए। तो जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से धरातल पर है वो तापमान में वृद्धि हुई और हिम पिघलने की वजह से इस भूखंडों का निर्माण हुआ था। थार मरुस्थल के निर्माण में भी इस युग की जलवायु और भू आकृतिक परिवर्तनों का योगदान माना जाता है। यानी अलग अलग जलवायु और भू आकृतिक परिवर्तनों के कारण इसका योगदान माना जाता है, जिससे हमारा थार का मरुस्थल है वो निर्मित हुआ था। अगर निर्माण क्रम की बात करें तो निर्माण क्रम में हमें 1 नंबर है कि थार का मरुस्थल का निर्माण चौथे क्रम या चरण में हुआ, जो नवीनतम भू आकृतिक विकास में आता है। यानी इसका निर्माण है वो चौथे क्रम में हुआ था, जिसको हम नवीनतम भू आकृति के रूप में मानते हैं। पहले चरण में जो हुए थे वो प्राचीन पर्वत, समुद्र, उनका निर्माण हुआ था। यानी जो स्थलीय भाग है और जलीय भाग था उनका निर्माण हुआ था। तो उसी तरह से चौथे क्रम में यानी चतुर्थ कल्प में मरुस्थलीय की प्रक्रिया से यह क्षेत्र थार के मरुस्थल के रूप में विकसित हुआ था। तो इसी तरह से हम चौथे क्रम में जाएं तो वहाँ पर मरुस्थल का है वो निर्माण हुआ था। अब आते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस किस जिलों में है। तो हम नवीनतम जिले और जो पीछे के जो पुराने ओल्ड ज़िले हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो राजस्थान में 19 ज़िलों में है वो स्थापित है। तो उसमें श्री गंगानगर जिला, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना यानी कुचामन, चूरू, सीकर व झुंझुनू। तो इन क्षेत्रों में इन 19 जिलों में है वो थार का मरुस्थल विस्थापित है, जिसे हम 2 भागों के रूप में पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क के मरुस्थल के रूप में। तो यानी ये 19 जिले हैं और राजस्थान के इन 19 जिलों में थार का मरुस्थल है वो स्थित है। तो आप अपनी नोटबुक में इन जिलों के नाम अवश्य लिखोगे। आगे हम चले तो इसमें हम पढ़ें कि मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल, जो इस मरुस्थल का जो ढाल है वो पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण की ओर है। यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अगर इसकी लंबाई की बात करें, यानी ये देखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 644 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई की बात करें तो 360 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। तो लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई है वो 360 किलोमीटर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है वो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु कही जाती है। यानी शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु है 25 डिग्री संवर्षा रेखा है वो निर्धारित करती है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में हम जाएंगे तो शुष्क मरुस्थल के रूप में है, और 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पूर्व में हम जाएं तो वहाँ पर आपको अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में मिलेगा। पूर्व की ओर अर्धशुष्क और पश्चिम की ओर शुष्क मरुस्थल मिलता है। इस प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इस प्रदेश की प्रमुख मिट्टी की बात करें तो वो रेतीली यानी बलुई या एंटीसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। यानी जो रेतीली मृदा है बड़े कणों वाली मृदा है जो जल का जल्दी अवशोषण कर लेती है। तो रेतीली मृदा या बलुई जिसे मृदा बोलते हैं या एंटीसोल्स के नाम से जानी जाती है वो थार के मरुस्थल में यहाँ पाई जाती है।
आप डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद में इस प्रदेश में प्रमुख वनस्पति जीरोफाइट यानी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यानी मरुस्थली है वो वनस्पति पाई जाती है, जैसे कीकर है, खेजड़ी है, केर है, फोग है, इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। इनकी जो छाल होती है, जो तने की छाल होती है वो बड़ी होती है, और इनके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, और ये कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसे जीरोफाइट वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में इसका वनस्पति का विस्तार होता है। इस प्रदेश में बहने वाली जो मुख्य नदी है वो घंगर और लूनी नदी है। यानी थार के मरुस्थल में बहने वाली जो मुख्य नदी है वो घग्गर नदी और लूनी नदी के नाम से जानी जाती है, वो मुख्यतः नदी है। इस प्रदेश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे थार के मरुस्थल से होकर के प्रवाहित होती है। जैसलमेर है, बीकानेर, ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिले हैं। इस प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है वो जवाई बांध है, जो पाली में स्थित है। तो यानी इस थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा बांध, अगर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो जवाई बांध के रूप में आता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यानी ये जो बांध है, जवाई बांध है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जो पाली में स्थित है, जवाई बांध है वो। इस प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य के रूप में हम पढ़ें तो मरु उद्यान व ताल छापर है। यानी मरु उद्यान और ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो इस प्रदेश के या थार के मरुस्थल के मुख्यतः अभ्यारण्य है। ताल छापर जो चूरू में जिले में मौजूद है, तो वहाँ पर पाया जाता है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध मरुस्थल है। रेगिस्तान का मार्च किसको कहते हैं, क्या होता है रेगिस्तान का मार्च? रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को राजस्थान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यानी रेगिस्तान का मार्च किसको कहते हैं कि जब वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, क्योंकि यहाँ रेतीली मृदा है और रेतीली मृदा के रूप में यहाँ अपरदन होता है, तो मरुस्थल का विस्तार है वो लगातार पूर्व की ओर हो रहा है। तो पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है तो उसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, तो रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है जो मरुस्थल का आगे बढ़ना के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए नाचना गांव, जो नाचना गांव है वो जैसलमेर में वो प्रसिद्ध है। वहाँ सबसे ज़्यादा यानी इसका रेगिस्तान का मार्च होता है, यानी मरुस्थल का स्थलीकरण होता है। तो यानी वो आगे बढ़ता है तो नाचना गांव है, क्योंकि वहाँ पर रेतीली मृदा है और रेतीली मृदा होने की वजह से वो वायु के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा वो अपरदन सर्वाधिक होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मिट्टी है वो निक्षेपित होती है, इसलिए मरुस्थल का है वो विस्तार है वो लगातार बढ़ रहा है। आगे हम पढ़ें तो ये बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महान मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। यानी जो थार का मरुस्थल है, ये आप डायग्राम में येलो कलर में देख रहे हैं, ये थार का मरुस्थल है। तो इस थार का मरुस्थल है वो बीकानेर है, बाड़मेर है और जैसलमेर में विस्तारित है। तो इसको भारतीय महान मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुष्क प्रदेश है, इसलिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में माना जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। यानी सबसे अधिक रेत के बड़े बड़े टीले यानी ऊंचे ऊंचे टीले हैं, या फिर रेतीली मृदा है वो सबसे अधिक बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। यानी
जब तीव्र गति से हवा का प्रवाह होता है तो अपने साथ में क्या लेके आती है, वो मिट्टी है, रेतीली जो मृदा है, वो उड़ करके उनके वायु के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीलों का निर्माण कर देते हैं जिसे बोलते हैं बालू का स्तूप, और स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं धोरे। तो यानी धोरे हैं, वो बड़े बड़े टीले होते हैं मृदा के, रेतीली मृदा के, तो उसको धोरे के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गगर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि एवं अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो यानी थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं की अगर बात करें तो इसे मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मरुभूमि यानी जहाँ पर एकदम शुष्क भूमि होती है उसे मरुभूमि कहते हैं, रेतीली मृदा होती है उसको। घगर का मैदानी भाग, क्योंकि यहाँ से घगर नदी प्रभावित होती है और लाभान्वित गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं वो है, तो इसे घगर का मैदानी भाग भी कहते हैं। अर्ध मरुस्थलीयकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक हम शुष्क मरुस्थल और दूसरा हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में दो भागों में विभाजित कर रखा है, तो इसको हम अर्ध मरुस्थलीयकरण के नाम से जाना जाता है। नागौर की उच्च भूमि के नाम से, नागौर जो जिला है हम पढ़ेंगे, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश है, इसके बारे में गगर प्रदेश है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लूणिका नदी का बेसिन है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। यह अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अंतः प्रवाही यानी यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ हैं किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है, वो इसी मरुस्थल में है, वो लुप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अंतः प्रवाही होने वाली नदियाँ। आगे हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल दो प्रकार के हैं, तो हम एक नंबर है शुष्क मरुस्थल के रूप में पढ़ते हैं। तो शुष्क मरुस्थल है वो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस क्षेत्र का विस्तार है। यानी ये आप जो रेखा देख रहे हैं पश्चिमी, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। 1070 किलोमीटर राजस्थान से लगती है। ये 1070 किलोमीटर जो रेखा है यहाँ से लेकर के, और ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो ये जो समवर्षा रेखा है यहाँ तक इसका विस्तार है, जिसे हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार जो हम आगे पढ़ेंगे, जो अनेक विशेषताएं हैं, अनेक बालू का स्तूप है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषताओं में हम रन या तली के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी इस प्रदेश में रन क्या होता है या तली क्या होती है। तो बालू का स्तूप से घिरे क्षेत्र को तली कहा जाता है। बालू का स्तूप यानी जो टीले होते हैं, और टीलों का जो मध्यवर्ती जो भाग होते हैं, ये आप टीले देख रहे हैं, बड़े बड़े टीले दूसरे पिक में, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े टीले हैं, इसका जो बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं तली, तली के नाम से जाना जाता है। जब इस तली में जल भर जाता है तो उसे रन कहा जाता है। जब इस तरह से इन तली में ये बावड़ी के रूप में बन जाती है, बीच में दो धोरों के या दो जो टीले होते हैं उनके बीच में जल भर जाता है, तो उसको रन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि तली और रन में अंतर है, क्योंकि जो धोरे होते हैं उसका मध्यवर्ती जो भाग होता है, निम्न भाग होता है, उसको तली कहते हैं, और उन तली में जब जल भर जाता है तो उसको रन कहा जाता है। तो याद रखना तली किसको कहते हैं और रन किसको कहते हैं। आगे रोही, रोही है हमारी आम भाषा में, हम स्थानीय भाषा में रोही कहते हैं, हम खेत को रोही कहते हैं। तो रोही शब्द है वो है कि अरावली के पश्चिम में उपजाऊ क्षेत्र को रोही कहा जाता है। यानी जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसका जो प्रदेश है वो उपजाऊ होता है, और उस उपजाऊ प्रदेश को स्थानीय भाषा में रोही के नाम से जाना जाता है। हम भी बोलते हैं, बच्चे को पूछते कहाँ चला गया था, अरे टावर कट गेड़ हो रहा है, कह रोही गेड़ हो, पूछते ना। रोही का अर्थ होता है कि जो खेत होता है वो उपजाऊ होता है, तो उसको रोही बोलते हैं। और अनुपजाऊ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। जो अनुपजाऊ होता है, जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखोगे कि ये कहते हैं। तो यानी उपजाऊ होते हैं उसको तो रोही कहते हैं,
और अनुपजाऊ होती है जहाँ पर कृषि नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो वो हमें कमेंट में जरूर लिख के दोगे कि ये कहते हैं। खड़ीन कृषि क्या होती है? जैसलमेर के क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, उस जल से की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं। यानी खड़ीन कृषि है वो जैसलमेर है, वो शुष्क क्षेत्र होता है, और शुष्क क्षेत्र होता है तो वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल का संग्रहण किया जाता है। संग्रहण यानी उस जल को बचाया जाता है, किसी तरह से स्टॉक किया जाता है, और फिर उसके बाद में जब कृषि करते हैं तो उस जल से सिंचाई करते हैं। तो जब उस कृषि से सिंचाई करते हैं तो उस कृषि को बोलते हैं खड़ीन कृषि। तो आपको समझ में आया होगा खड़ीन कृषि किसको कहते हैं? जैसलमेर के क्षेत्रों में वर्षा जल के संग्रहण यानी जल को स्टॉक कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है किसी टांके में या कहीं पर सुरक्षित स्थान पर है, तो उस जल को बाद में कृषि में यूज करते हैं तो उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बालू का स्तूप क्षेत्र क्या होता है, कि बालू का स्तूप किसको कहते हैं। तो अलग अलग भाग के रूप में हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप के बारे में। जोधपुर के बांग क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बालू का स्तूप यानी रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के टीले पाए जाते हैं, उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या पश्चिमी जोधपुर का जो स्थान है फलोदी है, तो वहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, और वो रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उसे बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो वो बालू का स्तूप होते हैं। एक नंबर स्तूप क्या होता है? सामान्यतः रेत के टीले को स्तूप कहा जाता है, और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कई प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं। यानी हम सामान्य भाषा की अगर बात करें तो ये जो भाग है यानी जो स्तूप है वो स्थानीय भाषा में यानी रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में हम देखते हैं, तो उन स्तूपों को, टीलों को हम स्तूप के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर बरखान या बरकान या अर्धचंद्राकार जो आकृति बनती है वो किस तरह की होती है। आप डायग्राम यहाँ पर आकर के देखोगे, ये जो डायग्राम है मेरा स्क्रैच चल रहा है तो ये डायग्राम है, इसमें बालू बरखान के रूप में है। ये क्या होता है? अर्धचंद्राकार आकृति में बनता है। ठीक है ना, अर्धचंद्राकार आकृति में इस तरह की आकृति बनती है रेत के टीले की, तो उसको बरकान के नाम से जाना जाता है। चलो देखो, इन स्तूपों में पवन की दिशा में ढाल मंद यानी इस तरह से, जो ये तीर देखो इस तरह से हवा आ रही है, तो ये जो इस तरह से हवा आ रही है उसके सम्मुख ढाल होता है वो मंद ढाल होता है, तथा उसका विपरीत दिशा में तीव्र ढाल होता है। तो ये देखो विपरीत भाग है तो यहाँ पर तीव्र ढाल होगा, और इसके सम्मुख, हवा के सम्मुख है वो मंद ढाल होगा। और 2 सींग की आकृति भी बनती है। 2 सींग देखो, एक इधर और एक इधर बन जाती है। अर्धचंद्राकार बनती है तो 2 सींग की आकृति बन जाती है, तो उसको बरखान के रूप में जाना जाता है या अर्धचंद्राकार के रूप में जाना जाता है, जिसको हम बरखान के रूप में बोलते हैं। जिस तरह से हवा चलती है उसके सम्मुख है वो मंद ढाल होता है, और विपरीत दिशा में तीव्र ढाल के रूप में जाना जाता है, तो उसको बरखान के नाम से कहते हैं। अब आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये देखो, पवनों के समकोण पर बनने वाले स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। यानी जब पवन होती है, पवन का प्रवाह होता है, हवा का प्रवाह होता है, तो उसके साथ में मिट्टी होती है, और जो मिट्टी होती है किसी अवरोध के रूप में टकराती है तो वहाँ पर लंबवत रूप में एक आकृति बन जाती है, तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और ये कहाँ बनती है? ये स्तूप किसी झील के पास में, या कोई पेड़ पौधे यानी वनस्पति के रूप में, या कोई जलाशय से अवरोधित होकर के बनती है, जो समकोणिक होती है, यानी लंबकोण पर समकोणिक रूप में होती है, तो उसे अनुप्रस्थ कहती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये देखो हवा की दिशा ये है, और इस तरह से हवा आती है तो इस तरह से लंबवत आकृति बन जाती है, तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन सा होता है? तो उसमें हमें पढ़ते हैं, तो अनुदैर्घ्य, ये देखो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, अनुदैर्घ्य यानी हवा के समानांतर रूप में बनने वाले स्तूप।
पवन की दिशा के समानांतर बने वाले स्तूपों की को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी जिस दिशा से हवा आ रही है, ये देखो हवा आ रही है, हवा आ रही है तो उसके समानांतर इस तरह के स्तूप बनते हैं तो उसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। जब लंबकोण पर बनते हैं तो अनुप्रस्थ होता है और समानांतर बनते हैं तो अनुदैर्घ्य होता है। 5 नंबर पैराबोलिक स्तूप। पैराबोलिक क्या होता है कि महिलाओं के जूड़े के पिन यानी चोटी के आकार में स्तूप बनते हैं। ये देखो, ये आप नीचे के डायग्राम देख रहे हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। जब कोई पेड़ पौधे आ जाते हैं अवरोध के रूप में या कोई मानव अधिवास आ जाता है तो वहाँ से जब हवा की ये दिशा रहती है तो यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और इस तरह से आकृति बन जाती है और हवा की दिशा की तरफ है वो तीव्र ढाल होता है और दूसरी तरफ मंद ढाल होता है तो उससे पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति इस तरह से बनती है जो महिलाओं के जूड़े में जो पिन लगाते हैं उस आकृति में बनती है, तो उसको पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं सीप या स्तूप। सीप क्या होता है? और बरखान का आधा रूप होता है, उसे सीप कहते हैं। यानी बरखान की एक ये बरखान है और बरखान का एक भाग टूट जाता है तो एक सिंह की आकृति होती है, उसे सीप के नाम से जाना जाता है। इन स्तूपों की आकृति सीप मछली के समान होती है। ये देखो, ये होता है जब आधा भाग ये बरखान है और बरखान का आधा भाग टूट जाता है, कट जाता है तो एक आकृति बन जाती है, तो मछली की तरह बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? सीप के नाम से जाना जाता है। पवन की दिशा में इनकी आकृति पतली व विपरीत दिशा में इनकी आकृति चौड़ी होती है। यानी हवा इस तरफ से आ रही है तो यहाँ पर इसकी आकृति होती है वो निकुली होती है, पतली होती है, और जैसे जैसे विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसकी जो भाग है वो चौड़ा होता जाता है, तो यानी विपरीत भाग में चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यानी एक सिंह की आकृति होती है, उसे सीप के नाम से जाना जाता है। आगे आता है सब्रकाफिज स्तूप। यानी सब्रकाफिज क्या होता है? तो वो झाड़ियों के सहारे बनते हैं। जो नीचे झाड़ियाँ होती है, हवा चलती है तीव्र गति से, उसके साथ में मिट्टी होती है, रेतीली मृदा होती है, तो वहाँ पर जमा कर देती है उसे, तो सब्रकाफिज के नाम से जाना जाता है। देखो, झाड़ियों के नज़दीक बनने वाले स्तूपों को सब्रकाफिज स्तूप कहा जाता है। यानी ये जो झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के सहारे ये आकृति बनती है इस तरह की, ये देखो टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको स्तूप के नाम से सब्रकाफिज के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज क्या होता है? जैसलमेर क्षेत्र में 17 किलोमीटर लंबा व 18 किलोमीटर चौड़ा भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है और इस क्षेत्र में सेवण, धामण, करड़ आदि घास पाई जाती है, तो उसको लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि ये जैसलमेर क्षेत्र में है और ये 17 किलोमीटर लंबा भाग है और 18 किलोमीटर चौड़ा भाग है, वहाँ पर एक जल पट्टी है, वहाँ पर उपजाऊ रूप में आपको हरी घास, सेवण घास है, धामण घास है या करड़ घास के रूप में, सुगंधित घास के रूप में आपको मिलेगी, उसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो लाठी सीरीज कहाँ है? तो वो जैसलमेर में है, ठीक है, तो वहाँ पर सेवण, दामन, करड़ घास के रूप में पाई जाती है। आगे देखिए चंदन नलकूप। चंदन नलकूप क्या होता है? जैसलमेर जिले की सम तहसील के चांदन गांव में मीठे जल का नलकूप है जिसे चंदन नलकूप कहते हैं। यानी चंदन नलकूप भी जैसलमेर में है जहाँ पर सम तहसील है और सम तहसील में मीठे जल का नलकूप यानी भूगर्भ से मीठा जल निकलता है वहाँ से, तो उसको चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। और इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि थार का घड़ा किसको कहते हैं? तो थार का घड़ा है वो चांदन नलकूप को कहते हैं जो जैसलमेर की सम तहसील में स्थित है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान का थार का घड़ा किसको कहा जाता है, तो उसको है वो चांदन नलकूप को कहते हैं। कहाँ है? जैसलमेर में है। कौन सी तहसील में है? तो सम तहसील में स्थित है, जो मीठे जल का नलकूप है।
अंकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो वो जैसलमेर शहर के दक्षिण में स्थित इस स्थान पर ग्रामीण वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह का अंकलवुड फॉसिल पार्क मौजूद है। ये है, मैंने डायग्राम के रूप में समझाने का प्रयास किया। ये अंकलवुड नेशनल पार्क है जो जैसलमेर ज़िले में स्थित है। जैसलमेर ज़िले के दक्षिण में आपको मिलेगा। यहाँ पर जो काष्ठ वनस्पति है यहाँ पर पाई जाती है, जो प्राचीन वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती है। आप कभी पर्यटन के रूप में जाओ तो यहाँ पर अवश्य देखोगे प्राचीन वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। बटाड़ू का कुआं क्या होता है? बटाड़ू का कुआं बालोतरा, बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में है। तो बालोतरा बाड़मेर जिले में स्थित है। तो बटाड़ू का कुआं है वो बालोतरा में है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाड़ू का जो कुआं है उसे रेगिस्तान का जल महल के रूप में जाना जाता है, जो बालोतरा में मौजूद है। तो ये था शुष्क मरुस्थल में मिलने वाले अनेक भू आकृतियाँ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम 2 नंबर पढ़ते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। और अर्धशुष्क मरुस्थल है उसके बारे में, जो यहाँ की जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और ये होता है, आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये देखो, ये 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क मरुस्थल और अरावली और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। उसके मध्यवर्ती भाग है वो अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इस प्रदेश में गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, पाली, ब्यावर का कुछ क्षेत्र, जालोर, सांसोर और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर आदि जिले आते हैं। यानी ये अर्धशुष्क प्रदेश है। इसमें इन जिलों में इन क्षेत्रों में पाया जाता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग। BSHW जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, BSHW अर्धशुष्क जलवायु के रूप में जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थल में BSHW कहते हैं। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में क्या दर्शाया गया है शुष्क मरुस्थल में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अर्धशुष्क को BSHW कहते हैं, तो शुष्क मरुस्थल में क्या कहते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। यहाँ औसत वर्षा की अगर बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यानी औसत वर्षा की अगर बात करें तो 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर होती है। अभी आपको बताया था ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा है। और ये आप रेड लाइन देख रहे हैं अरावली के पश्चिम में, तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा है। यहाँ की जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक गगर का मैदान, ये आप ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये गगर का मैदान है। फिर आता है शेखावाटी का प्रदेश। आप ये प्रदेश जो देख रहे हैं झुंझुनू का प्रदेश है, चूरू का प्रदेश, ये शेखावाटी का प्रदेश है। नागौर की उच्च भूमि, तो आप ये देखो नागौर का स्थान है, ये नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन के रूप में ये देखो दक्षिण का जो भाग है गोडवाड़ प्रदेश या से लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत इन 4 प्रदेशों का विस्तार से वर्णन करेंगे जो अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो 1 नंबर है गगर का मैदान। गगर के मैदान में अगर बात करें तो गगर का मैदान गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। यानी गगर नदी के द्वारा मौजूद ये प्रदेश है। और आप भारत के मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये देखो राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ का ये जो जिला है वहाँ पर ये देखो भगवे रंग में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको गगर का मैदान मौजूद मिलेगा। तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला आता है। तो यहाँ की जो मृदा है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है और सघन रूप से कृषि की जाती है यहाँ पर। यह मैदान गगर नदी द्वारा
लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यानी घग्गर नदी के द्वारा जो नवीनतम मृदा का निर्माण किया गया है, इसलिए उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ की मिट्टी भूरी, मटियार या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी यहाँ पर जो निक्षेप हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर तो भूरी मिट्टी या मटियार यानी मटियार यानी जो मुलायम जो मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है या जलोढ़ मृदा होती है, उसको कहते हैं। यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले का भाग है वो सबसे अधिक उपजाऊ भाग आता है। उसके बाद में घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मैदान को क्या कहते हैं, तो वो नाली के नाम से जाना जाता है। तो नाली प्रदेश कहा जाता है इसको। गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी कहलाता है। यानी संयुक्त रूप में गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ जो क्षेत्र है वो बग्गी कहते हैं, और हनुमानगढ़ में जो घग्गर के पाट जो क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। तो दोनों को याद करना है, बग्गी किसको कहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ का संयुक्त रूप में घग्गर नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी कहते हैं, और हनुमानगढ़ के घग्गर के पाट है उसे नाली के नाम से जाना जाता है। तो ये था घग्गर का मैदान। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर व डीडवाना या कुचामन का उत्तरी भाग स्थित है। तो इसका विस्तार शेखावाटी में आप नोट कर लो, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर व डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग मौजूद रहता है। आप डायग्राम में ये देखो, नागौर की उच्च भूमि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नागौर की उच्च भूमि है। इसे बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और आंतरिक जल प्रवाह भी कहा जाता है। यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो किसी सागर महासागर में नहीं गिरती है, तो इसे आंतरिक जल प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लो, इसे बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। 3 नंबर, इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें पाई जाती हैं। यानी जो नागौर की उच्च भूमि क्षेत्र है, शेखावाटी का जो ये प्रदेश है शेखावाटी का प्रदेश। तो इसमें जमीन के नीचे यानी भूमि के नीचे है वो चूने की विशाल परतें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों के रूप में बहता है। इसे ही आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। यानी ये जो जल है, वर्षा का जो जल है वो रिस करके क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, और चूनों की परतों के रूप में जो चूने की या जिप्सम की जो परत होती है उसके ऊपर बहना शुरू हो जाता है। तो उसको आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें बांगर प्रदेश देखिए, प्राचीन काल में नदियों से आई उपजाई मिट्टी जो अब नदियां नहीं बहने से अनुपजाऊ हो गई है, ऐसे अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान होने के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। यानी जो प्राचीन काल में जो नदियों के द्वारा ये निम्न भाग में जो मिट्टियां जमा कर दी गई थी और अब वर्तमान में वहाँ से कोई नदी नहीं गुजर रही है, तो वो प्रदेश क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गया है। और अनुपजाऊ होने के वजह से उस प्रदेश को बांगर प्रदेश कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र भी ऐसे अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान होने के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। तो शेखावाटी जो प्रदेश है इसी तरह का अनुपजाऊ प्रदेश होने की वजह से उसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश नाम से जाना जाता है। आगे आता है तोरावाटी, किसको कहते हैं, तोरावाटी। तो तोरावाटी है वो शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली है। यानी शेखावाटी प्रदेश है उसकी जो मुख्य नदी है वो कांतली नदी है, जो अंतः प्रवाही नदी के नाम से जाना जाता है। यानी ये किसी सागर महासागर में नहीं गिरती है, तो उसको अंतः प्रवाही नदी कहते हैं, अंतः प्रवाही नदी के नाम से जाना जाता है। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है।
तो यानी वो किसी सागर महासागर में नहीं गिरती है। और ये जो कांतली नदी है उसकी जो प्रवाह का जो क्षेत्र है तो उसको तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। बीड़ किसको कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशु चारागाह को बीड़ कहते हैं। यानी शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं छिटपुट रूप में, और वहाँ जो पशु चारण किया जाता है तो उसको बीड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो उसको बीड़ कहते हैं। बीहड़ किसे कहते हैं? तो बीहड़ प्रदेश है वो नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। यानी चम्बल का बीहड़ है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इस प्रदेश में भी बीहड़ है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो मिट्टी का कटाव होने से जो गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, तो उसको बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। यानी चंबल जो नदी प्रवाहित होती है और चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रदेश से मौजूद है। तो ये था शेखावाटी प्रदेश। आगे हम पढ़ते हैं, वो है नागौर उच्च भूमि प्रदेश। तो नागौर उच्च भूमि प्रदेश के रूप में हम पढ़ें तो उसमें शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य नागौर व डिडवाना कुचामन की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यानी उत्तर में शेखावाटी और दक्षिण में कौन सा प्रदेश? लूनी बेसिन जो प्रदेश है उसके मध्य का जो भाग आता है उसे नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। जो नागौर जिले में डेडवाना या कुचामन क्षेत्र में एक ऊंची उठी हुई भाग है तो उसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, क्योंकि चूने की जिप्सम की अधिक मात्रा होने की वजह से सोडियम है वो सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक है वो सोडियम क्लोराइड की तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पर सब बहुत ही कम कृषि की जाती है, लवणता अधिक है मिट्टी में। इसी कारण यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। यानी यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है तो इसलिए ये प्रदेश है बंजर और रेतीला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें वो 300 से 500 मीटर के लगभग है। औसत ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिसमें सांबर झील है, कुचामन है और डीडवाना है। तो ये झीलें मुख्य रूप से पाई जाती है। सांबर झील हम जयपुर में पढ़ते हैं, कुचामन और डीडवाना झील है वो भी नागौर में पढ़ते हैं। तो ये खारे पानी की झील है, तो वो किस लिए है? सोडियम क्लोराइड की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम है वो सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए खारे पानी की झील है। नागौरी उच्च भूमि मेड़ता यानी जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य फैली हुई है। यानी मेड़ता जायल नागौर से लेकर के पुष्कर जो अजमेर का जो भाग है, अजमेर जिला है, वहाँ तक ये क्षेत्र उच्च भूमि के रूप में पाया जाता है, जिसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। कुब्बड़ पट्टी किसको कहते हैं? एक शब्द आता है कुब्बड़ पट्टी। तो कुब्बड़ पट्टी है वो नागौर व जैसलमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले होना, पीठ झुक जाना, हड्डियां टेढ़ी हो जाना व व्यक्तियों की कुब्बड़ या व्यक्तियों का कुबड़ू निकलने जैसी समस्या होती है। इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है, और अधिक होने की वजह से यहाँ पर मनुष्य में है उनके दांत पीले हो जाते हैं, उस जो पीठ है वो झुक जाती है यानी कुबड़ू हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, तो उसे या फिर कुब्बड़ निकल जाते हैं। ये जो ऊपरी भाग है मनुष्य का जो रीढ़ की हड्डी है तो वहाँ पर कुब्बड़ निकल जाता है, तो इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इससे जायल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहता है। यानी जायल नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद में हम नागौरी उच्च भूमि के बाद में पढ़ें तो मांगलोद श्रेणी आती है। तो मांगलोद श्रेणी क्या होती है कि नागौर उच्च भूमि में अवसादी चट्टानें पाई जाती है, यानी अवसाद के रूप में।
यानी अगर लगातार मिट्टी का जब जमा होती है और एक अवसाद के रूप में होती है तो उसकी एक श्रेणी बन जाती है लंबी, तो उसे अवसाद श्रेणी कहते हैं, जिसे मांगलो श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो नागौर की उच्च भूमि में स्थित है, जिससे यहाँ पर जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। यानी वो जो अवसाद मिट्टी होती है और अवसाद क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें जिप्सम है वो सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम के भंडारे पाए जाते हैं। सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है गोठ मांगलोद नागौर में है, तो सर्वाधिक जो जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं तो वो है मांगलोद, गोठ मांगलोद क्षेत्र में है जो नागौर जिले में है। मकराना श्रेणी किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्षेत्र में कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती है, यानी अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तन होता है, ऊपरी तापमान और दबाव, आंतरिक तापमान और ऊपरी दबाव बढ़ने से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है तो उसमें रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे यहाँ विश्व की प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर पाया जाता है। तो संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो सर्वाधिक है, वो मकराना श्रेणी में पाई जाती हैं। तीसरी आती है जायल श्रेणी। तो जायल श्रेणी है, इस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता के लिए जायल श्रेणी प्रसिद्ध है। तो यानी जायल श्रेणी है वो फ्लोराइड युक्त जल होने की वजह से, खारा जल होने की वजह से जायल श्रेणी के नाम से जाना जाता है उस प्रदेश को जो नागौर में स्थित है। तो ये थी नागौर की उच्च भूमि। अब हम पढ़ते हैं वो है लास्ट है अर्धशुष्क प्रदेश के गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो आप रेड कलर में ये प्रदेश देख रहे हैं तो उसको गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के रूप में मौजूद है। देखिए गोडवाड़ प्रदेश पाली, ब्यावर का कुछ भाग, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, सिरोही, जोधपुर व नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है। जो ये गोडवाड़ प्रदेश या लूनी प्रदेश है वो गोडवाड़ प्रदेश में पाली आता है, ब्यावर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, बालोतरा बाड़मेर का कुछ भाग आता है, अजमेर का भाग आता है यहाँ अजमेर, सांचौर जो जालौर से अलग हुआ है सांचौर, सिरोही का भाग आता है, जोधपुर का आता है और नागौर का दक्षिणी भाग ये प्रदेश मौजूद है, जिसे गोडवाड़ प्रदेश या फिर लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, यानी लूनी नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा प्रसिद्ध है, ये प्रदेश निर्मित है, इसलिए इसको लूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र यहाँ एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो लूनी नदी का अपवाह तंत्र यहाँ से गुजरता है तो वहाँ से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है इस प्रदेश को। यह क्षेत्र 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी लूनी बेसिन का गोडवाड़ प्रदेश है वो 35,000 वर्ग किलोमीटर भाग में मौजूद है। इस बेसिन में नवीन कांपीय या जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लूनी नदी का बेसिन प्रदेश है और यहाँ पर जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। आगे नेहड़, बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, यानी बाड़मेर व सांचौर का ये जो भाग है तो यहाँ पर क्या होता है कि गुजरात या कच्छ को स्पर्श करता है, उसे नेहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर कच्छ गुजरात है, वहाँ पर लूनी नदी है वो लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। वह लगभग 100 साल पहले समुद्र का जल लहराता था, इस क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। यानी प्राचीन समय में, आदिम समय में यहाँ पर ये जो प्रदेश है लूनी बेसिन का क्षेत्र है, गोडवाड़ प्रदेश है, कच्छ नागौर की गुजरात का जो भाग है, वहाँ पर प्राचीन समय में अरब सागर मौजूद था और अरब सागर मौजूद होने की वजह से इसको नेहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं 56 की पहाड़ियाँ। तो बालोतरा जिले में मोकलसर गांव से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी 56 पहाड़ियों का समूह है, इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है। यानी बालोतरा जिले में मोकलसर गांव है
वहाँ सिवाना जो क्षेत्र है वहाँ 11 किलोमीटर लंबी 56 पहाड़ियों का समूह पाया जाता है। जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं उसको 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। 56 की पहाड़ियों में पीपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। तो 56 की पहाड़ियाँ हैं, जो पीपलूद है बाड़मेर, तो वहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी मौजूद है, तो वहाँ पाया जाता है हल्देश्वर महादेव का मंदिर। आप कभी पर्यटन के रूप में जाओ तो वहाँ आप अवश्य देखोगे हल्देश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, तो पर्यटन के रूप में कभी जाओ तो आप हल्देश्वर महादेव का मंदिर पीपलूद बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर में जाओ तो आप अवश्य देखोगे। नाकोड़ा पर्वत क्या है? बालोतरा जिले में स्थित नाकोड़ा को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। तो नाकोड़ा जो पर्वत है वो बालोतरा बाड़मेर में है, बालोतरा में है। तो वहाँ पर नाकोड़ा को राजस्थान में है, वो मेवानगर के नाम से जाना जाता है। और नाकोड़ा पर्वत है जैन धर्म का धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। तो एक धार्मिक धर्म जैन धर्म है तो उसके लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में है नाकोड़ा पर्वत है वो। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। तो पार्श्वनाथ जी जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है वो भी यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत पर ही स्थित है। पीपलूद क्या है? तो पीपलूद है पीपलूद है वो बालोतरा को रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यानी पीपलूद बालोतरा में है और इसको रेगिस्तान का माउंट आबू भी कहते हैं और राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। तो पीपलूद आपको पूछ ले कि रेगिस्तान का माउंट आबू राजस्थान का माउंट आबू किसे कहा जाता है, तो पीपलूद को कहा जाता है। सेदड़ा पाली सर्पाकार या सर्पिलाकार चट्टानें मौजूद हैं, जिसे सेदड़ा जो पाली जिले में मौजूद है, जो सर्पिलाकार आकृति में टेढ़े मेढ़े आकृति के रूप में आपको यहाँ पर चट्टानें मिलेगी, तो उसको सेदड़ा के नाम से जाना जाता है, जो पाली में मौजूद है, पाली जिले में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का थार का मरुस्थल। उसमें हमने शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में अलग अलग डिवाइडेशन के रूप में आप चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर ये वीडियो आप देखोगे तो इसमें से ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने छोड़ दी है। मैं सभी चीज़ें बारीकी से गहराई से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख पाया हूँ। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का है वो घंटा प्रेस ज़रूर करोगे, जिससे आपको वीडियो है वो ज़रूर आपके पास में पहुँचे, एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं हो। तो ये सभी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी के लिए मेरी वीडियो है। सेमेस्टर वाइज जो बीए के हैं या पीजी के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए भी मेरी वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।